आप एक युवा से नेता बने, वो सफर आपका कैसे शुरू हुआ और क्या पॉइंट था जहां से सोचा कि आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है? मैंने अपने आसपास सामाजिक मुद्दों को जी महसूस मैंने किया, जी। तो मुझे लगा कि इसमें एक्टिवली मैं काम करना चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज के युवा का पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है? नौजवान रहेगा, जी। आप मुझे ले लीजिए, जो काम मैं कर सकता हूँ वो 50 साल का 55 साल का कोई नहीं कर सकता। आज के युवा की क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट पॉलिटिक्स तो करप्टेड है। सोच है, वो यह है कि एक नेता है तो भ्रष्टाचारी होगा। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया पॉलिटिक्स पे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कभी ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद मेरे रिलेशनशिप में, लाइक फ्रेंडशिप में, दो यार दोस्त भी होते हैं, सब घर वाले भी होते हैं, उनसे एक डिस्टेंस बना है या आप उसको साथ लेकर ही चल रहे हैं? ये डिस्टेंस बनता तो है। पॉलिटिक्स है क्या, पावर या पर्पस? मैं उसको कहूँगा कि जन सेवा का स्रोत है। महिलाओं की सुरक्षा क्या अभी 100% हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपकी खुद की होस्ट सीमा शर्मा, आपके खुद के मंच पर द अनम्यूट शो पावर्ड बाय कॉर्नरस्टोन हृदय प्रोडक्शन। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे गेस्ट जो समाजवादी पार्टी में युवा नेता एज स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अपना कार्यभार संभालते हुए आ रहे हैं, जिनका नाम है कुंवर शोहेब। हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? बढ़िया सर। आज हमारे मंच पे आपको बुलाया गया है ताकि हम अपने व्यूअर्स को आपके बारे में और आपकी पार्टी क्या क्या काम करती है युवा नेता के तौर पे, उसको हम बता सकें। आप अगर अपने आप को डिफाइन करेंगे 3 वर्ड्स में, कैसे डिफाइन करेंगे सर? अनुशासित, जी। संघर्ष और जिम्मेदारी। बिल्कुल सर, ये तीनों वर्ड्स आपने ऐसे शब्द बोले हैं जिसके बगैर आप कुछ काम कर ही नहीं सकते। सर, आप एक युवा से नेता बने, वो सफर आपका कैसे शुरू हुआ और क्या पॉइंट था जहां से सोचा कि आपको पॉलिटिक्स में ही जाना है? मैंने अपने आसपास सामाजिक मुद्दों को जी जो महसूस मैंने किया, जी। तो मुझे लगा कि इसमें एक्टिवली मैं काम करना चाहिए। और जब हम इसमें आए तो हमें लगा कि इसमें ताकत है कि हम अपने लोगों की समस्याओं को, उनको जानकर उनको हल करने की क्षमता, अगर सरकार बनेगी तो सब लोगों का, अपने लोगों का जो काम होगा वो कर पाएंगे। जी सर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज के युवा का पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है? उसका मैम क्लियर है, नौजवान रहेगा, जी आप मुझे ले लीजिए, जो काम मैं कर सकता हूँ वो 50 साल का 55 साल का कोई नहीं कर सकता। तो नौजवान अगर रहेगा तो वो नई ऊर्जा के साथ, जी। नई सोच के साथ वो आगे बढ़ेगा। और नौजवान को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि नौजवान राजनीति में आएगा तो हमारी राजनीति और सुगम होगी। और जो परसेप्शन बना है, जी जो पुरानी राजनीति है, जी। उसको बदलने का मौका मिलेगा। नई सोच के, नई ऊर्जा के साथ नौजवान राजनीति में आएगा तो वो काम करेगा, तो राजनीति बदलेगी और नए लोग आगे आए। नए लोगों को मौका मिलना भी चाहिए आगे आने के लिए। लेकिन सर, अगर आज के दौर की अगर हम बात करें, आज के युवा की बात करें और एक बुजुर्ग की बात करें, उनकी सोच में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जी। तो आपको क्या लगता है कि आज के युवा की क्या प्रॉब्लम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट, जी। बेरोजगार। आज देश में बेरोजगारी चरम पर है। ओके। तो कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार हो या और जो भी, जो अभी प्रेजेंट में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे कोई भी हो, नौजवानों के लिए काम करना चाहिए और नौजवानों को रोजगार देने चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार छीनने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी एक ऐसी सरकार थी, अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी 2012 से 17 तक, अनेकों नौजवानों को, लाखों नौजवानों को अखिलेश जी ने रोजगार देने का काम किया था। तो सरकार चाहे जो हो, रोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। सर, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स का हम लोग वर्ड सुनते हैं, नाम सुनते हैं, हमारे जी। जहन में ये आता है कि पॉलिटिक्स तो करप्टेड है, सोच है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार उसमें है ही। आप खुद एज अ नेता वहां पे हैं, जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो परसेप्शन बिल्ड हुआ है लोगों में, जी। वो सही है या गलत है? देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स की वजह से पूरी राजनीति की इमेज को धक्का लगा कहीं ना जी कहीं, और लोगों की
जो सोच है वो ये है कि एक नेता है तो ये भ्रष्टाचारी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जी। ट्रांसपेरेंसी होगी तो लोगों तक जब चीज़ें होंगी, पारदर्शिता होगी तो लोगों तक सब चीज़ें जाएंगी, तो लोगों को लगेगा कि हाँ नहीं है। लेकिन सर कुछ एक पॉइंट ऐसा भी आता होगा कि हर चीज़ तो हम नहीं ट्रांसपेरेंट रख सकते ना पब्लिकली। तो कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा है कि वो सही तो है लेकिन लोगों ने उसको मिसगाइड कर लिया या मिसअंडरस्टैंड कर लिया? कभी कभी होता है, ओके। वो चाहे राजनीति नहीं हो, आप किसी भी फील्ड में अगर हैं, जी। आप अपने परिवार में भी अगर होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं परिवार में भी कि जो हमें अपने भाई से भी छिपानी पड़ती है। जी। कभी कभी ऐसी होती है कि भाई को बता सकते हैं लेकिन माँ बाप से छिपानी पड़ती है। तो ट्रांसपेरेंसी आपने अभी कहा कि सब जगह नहीं हो सकती, जी। तो मैं आपकी उस बात से सहमत हूँ। और एक लीडर को रिस्पॉन्सिबल होना भी चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो जिम्मेदारी ले, और उसकी जवाबदेही वो उसके ऊपर निर्भर करता है वो कैसे डिफाइन कर पाता है। ऐसे पॉइंट भी आए होंगे सर आपकी लाइफ में कभी कि आपके जो खुद के उसूल हैं जी उसके खिलाफ जाकर भी आपको डिसीजन लेना पड़ा हो? नहीं, मेरे सामने ऐसा नहीं आया। ओके। मैं जनता के लिए, अगर मुझे अपने उसूलों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, जनता के लिए मैं जा सकता हूँ। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मैं कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं करूँगा। ओके, तो आपको लगता है कि आज की जो गवर्नमेंट है, जो आप आज का सिस्टम है, वो यूथ फ्रेंडली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों सर, कैसे लगता है आपको? आप देखिए ना, बेरोजगारी कितनी है आज देश में। जी। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं जी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार हम नौजवानों को देंगे। तो आप कहाँ दिया है रोजगार? सबके सामने ही। जी सर। और अभी नोएडा में देखिए किस तरीके से लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और नौजवान जो हमारे एम्प्लॉय थे उनके ऊपर कैसे पुलिस ने बर्बरता की। ओके। तो है ही नहीं है लोग। जी। अगर आपको ऐसा एक मौका दिया जाए कि आप एक पॉलिसी चेंज कर सकें, तो आप कौन सी पॉलिसी चेंज करेंगे? पॉलिसी में मेरा अपना जो व्यक्तिगत मानना है, जी। अगर कोई छात्र, मैं भी छात्र रहा हूँ, कोई भी छात्र अगर किसी अपने वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, खेती किसानी वाली पृष्ठभूमि से आता है, उसके माँ बाप उसको बड़ी मशक्क़तों के बाद फीस जमा करके ये उधर उधर से करके पढ़ाते हैं, और उसके बावजूद भी वो बेरोजगार रहता है। तो इसमें ये होना चाहिए कि अगर कोई छात्र है, उसने डिग्री के साथ साथ उसको एक दिशा मिले, जिससे वो अपने जॉब करके या कैसे भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। सर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई थी जहाँ आपने सोचा कि नहीं ऐसा ही, मतलब एक इंसान तभी दूसरे इंसान को समझ सकता है जब खुद वो ग्राउंड लेवल पे जाके देखे। बिल्कुल। तो आपके साथ देखिए, ऐसा क्या? मैं एक किसान परिवार से आता हूँ। जी। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी किसान हैं, जी। और मैंने वहाँ रहकर वो सब चीज़ें महसूस की हैं। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, स्कूल जाते थे, तो सब चीज़ें, फीस आज नहीं, गन्ने का पेमेंट नहीं आया, ये नहीं है, वो नहीं है, तो बड़ी दिक्कतों का सामना किया है। तो आज हम महसूस करते हैं कि जो चीज़ें हमने फेस की हैं, देखिए टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो सब चीज़ें बढ़ रही हैं। जी। तो कारोबार भी है, खेती भी है, तो सब चीज़ों में कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ वहीं रह जाते हैं। तो वो चीज़ हमने महसूस खुद की है। उसी लेवल पे जाके अगर हम बिल्कुल। देखें तभी हम उनको सपोर्ट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। एक आपके ऐसा तो नहीं है कि सभी सपोर्ट करते होंगे आपको, कोई भी काम हो जो हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जनता हमारे सपोर्ट में रहती है। बिल्कुल। आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता होगा, बिल्कुल। ट्रोलिंग भी की जाती होगी, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? ये तो एक नेता के साथ होता ही है मैडम। जी। मैं वो सब चीज़ों को अदरवाइज नहीं लेता। मेरी कड़ी मेहनत, मेरा संघर्ष जी। समय समय पर उसका जवाब देता रहता है। तो ट्रोलिंग तो ये सब चीज़ें तो चलता रहता है। चलती रहती है। बिल्कुल। कहने से नहीं, आप कर्म करके ही कर्म उनको करके जवाब हम देते हैं। जवाब देते हैं, ओके। क्योंकि आप कर्म करोगे तो सामने वाले को जवाब खुद ही मिल जाएगा। सर आजकल ज़माना है सोशल मीडिया का। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया पॉलिटिक्स पे? नहीं, ऐसा नहीं है। जी। आप उसको 50-50 कर सकते हैं, ओके। क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आप अगर 20 लोगों को दिखा सकते हैं जो हमारा, अगर हम ग्राउंड लेवल पे हम काम करते हैं,
तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और जो हमारी चीज़ें हैं जो हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम करके ही जनता तक पहुंच सकती अगर एक युवा को मौका मिलता है है। जी। एक्टिविज्म का, तो वो ऑनलाइन ही करना रह गया है या फिर वो ऑफलाइन भी रहता है? ऑफलाइन, ऑफलाइन से कर सकते हैं, लाइक ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे। ठीक है सर, आप ये बताइए कि इतने सारे स्ट्रेस को, आपके फैमिली हो या बाहर हो, आप पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करते हैं अपना, वहाँ पे आपको सुनना भी होता है, बताना भी होता है, तो स्ट्रेस लेवल को कैसे आप मैनेज करते हो? मैं एक नेता के लिए जी जनता के बीच में रहना जी उसके लिए संजीवनी होती है। जी मैं सुबह जब उठता हूँ जी तो 10 बजे मैं अपने क्षेत्र में निकल जाता हूँ और अपने लोगों से मिलना जुलना, शादी ब्याह, उसके बाद डेथ हो गई किसी की, वहाँ जाना, रात में 12 1 2 भी बज जाता है कभी कभी। जब आते हैं तो तब थोड़ी थकान महसूस होती है, लेकिन सोने के बाद सुबह जब उठते हैं 4 5 बजे फिर वही एनर्जी लेवल रहता है नेक्स्ट डे के लिए। फिर उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ अपना क्षेत्र में काम करते हैं और समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए निकल। आप कितने सालों से हैं सर इसमें, पॉलिटिक्स में? मुझे लगभग 10 12 साल हो गए। 10-12 साल से। आपको कभी ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद मेरे रिलेशनशिप में, लाइक फ्रेंडशिप में, दो यार दोस्त भी होते हैं, सब घर वाले भी होते हैं, उनसे एक डिस्टेंस बना है या आप उसको साथ लेकर ही चल रहे हैं? ये डिस्टेंस बनता तो है, बनता है। ये बिल्कुल एक, मैं वो बता रहा हूँ जो महसूस करता हूँ। जी अब मैं रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे घर पहुँचता हूँ जी और मैं जब जाके गेट को नॉक करता हूँ तो मेरी माता जी या मेरे पापा गेट खोलते हैं तो अपना सलाम दुआ है लो ठीक है ये हुआ, और खाना भारी से खा के आते हैं मोस्टली जब इतना लेट हो जाता है। जी। तो डिस्टेंस तो बनता है। सुबह जब हम सो के जब तक उठते हैं तब तक वो बाहर निकल जाते हैं पिताजी, मम्मी रहती हैं, सुबह उठे ना धोए नाश्ता किया अपना फिर निकल जाते हैं, तो डिस्टेंस तो बनता है। सर मैं आपको दो ऑप्शन देती हूँ, आप उसमें से एक चूज करना कि पॉलिटिक्स है क्या, पावर या पर्पस? राजनीति एक, मैं उसको कहूँगा कि जन सेवा का स्रोत है। डिबेट या डायलॉग्स आजकल जो होते हैं? ये डायलॉग वाली से कभी काम नहीं होते। डिबेट आप और हम हो, जी। चाहे जनता के बीच में जाके हो, संवाद से ही रास्ते निकलते हैं। ऑफलाइन ग्राउंड वर्क या ऑनलाइन? ऑफलाइन, ऑफलाइन। क्योंकि मैं ऑफलाइन में बिलीव करता हूँ, जी। तो ऑफलाइन करता भी हूँ तो उसी में बिलीव करता एक हूँ। वर्ड, एक सेंटेंस में पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन करेंगे? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, नागरिक के प्रति आपकी बिल्कुल। जिम्मेदारी। ओके। आज के युवा के लिए आप एक संदेश क्या देना चाहेंगे जिससे उनको मोटिवेशन मिले कि वो भी एक साफ सुथरी पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर पाए? देखिए मैडम, मैं एक नौजवान हूँ, जी तो नौजवान का राजनीति में आज, रोज राजनीति में नौजवान का आना समय की भी मांग है। जी और जब एक नौजवान राजनीति में आता है, वो चाहे वोटिंग के माध्यम से हो और चाहे एक्टिव पॉलिटिक्स के माध्यम से, तो निश्चित लोकतंत्र भी हमारा मजबूत होता है। राजनीति को नई दिशा मिलती है, क्योंकि यूथ ही एक ऐसी पावर है, वो चाहे जितना चाहे कठिन काम हो, यूथ उसको कुछ ना कुछ हल निकाल ही लेता है उसको। तो यूथ का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, आज समय की भी मांग है। ये इसका प्रोसीजर क्या है सर? मैम, अपने आसपास जो लोग हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनकी समस्याओं को सुनें, उनका समाधान करने की कोशिश करें। लाइक अगर मैं एक आम आदमी की तरह बात करूं, अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना है तो मैं कैसे जाऊं, क्या रास्ता होगा वो? मैम, जन सेवा, ये पॉलिटिक्स जनसेवा। कोई ये नहीं है कि हाँ राज पहले करना किसी ना है। किसी से तो हमें वो बनाना पड़ेगा ना, लाइक कांटेक्ट में आना पड़ेगा नहीं, किसी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो आप अपने आसपास के जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, उनकी समस्याओं को सुनो, उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे बात करो। तो यही है, राजनीति में आने के लिए कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आप किसी पार्टी से अगर जुड़े हों तो आप, जाहिर सी बात है, किसी पार्टी से आप जुड़ोगे तो वहाँ के जो लोकल के उनके लीडर्स होंगे, उनके कांटेक्ट में आप रहोगी। आप अपनी पार्टी के लिए कुछ डिस्क्राइब करेंगे थोड़ा सा, लाइक वो किस तरीके से काम करती है? समाजवादी पार्टी जी। दल नहीं है। ओके।
समाजवादी पार्टी एक परिवार है जी जिसमें तमाम वर्गों के लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, काम करते हैं। समाजवादी पार्टी का एक ही उद्देश्य है, पंक्ति की अंतिम अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जी समाजवादी पार्टी की सरकार में यह महसूस करता है कि उसकी सरकार है। और समाजवादी पार्टी का यही मोटिव भी होता है कि गांव गली झोपड़ी मोहल्ले में रहने वाले एक एक गरीब व्यक्ति तक हर सुख सुविधा पहुंचे जिसका वो अधिकार, ओके उसका अधिकार। जी तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा से शोषितों, वांछितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, और वो चाहे किसी भी समाज का हो, पीड़ित, शोषित, वांछित, जी समाजवादी पार्टी ने हमेशा से काम किया है। और समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को, खास तौर से पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक सेक्युलर पार्टी है, कह सेक्युलर सकते हैं, पार्टी। सभी को मौका देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी। मुझे ये नहीं जी लगता कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा मौका कोई पार्टी देती होगी। नौजवानों के लिए अनेकों ऑप्शन समाजवादी पार्टी में है जी राजनीति करने के। और मैं तो इनवाइट भी करूंगा अपने नौजवान को कि वो आए और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और जनसेवा करें। आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है सर अपने एरिया को लेकर? मेरे एरिया के लिए वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जी और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर हो, तो मैं यही चाहूँगा कि जब मुझे मौका मिले सरकार में रहने का जी और अपनी जनता का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, तो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी कि नौजवानों के लिए अच्छे कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जी और उनके लिए रोजगार के अवसर। अच्छा, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है अपने एरिया को लेके? शिक्षा जी और रोजगार, जी क्योंकि शिक्षा जो है इंसान की सोचने की, जी समझने की जो उसकी शक्ति है उसको बढ़ाती है। जी और रोजगार परिवार को पालन पोषण करने के लिए जी और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए रोजगार का होना भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। तो यही है, बाकी तो बुनियादी सब सुविधाएं हैं उसमें, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, कि इनके बिना हमारा जीवन समग्र नहीं बन सकता। सर रोजगार बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं सोची हैं आपने? रोजगार बढ़ाने के लिए मैम फैक्ट्रीज लगे, कारखाने लगे जी और नौजवानों को मौके मिले। जी हमारे यहाँ जो नौजवान है वो बहुत प्रतिभाशाली है। नौजवान को अगर मौका मिलेगा तो उसके अंदर इतनी प्रतिभाएं हैं, अगर वो नौजवान को मौका मिले तो वो अपने प्रतिभा से आज देश में कुछ भी कर सकता है, वो जी किसी भी सर, फील्ड में हो। एक युवा को रोजगार या कोई भी सफल होने के लिए एक शिक्षा बहुत जरूरी होती है, बिल्कुल। तो शिक्षा प्रणाली में कौन कौन से चेंजेस करना चाहेंगे? शिक्षा प्रणाली में मैम एक तो क्योंकि जो अच्छे परिवार के लोग हैं जी वो तो अच्छे परिवार से मतलब है जो लोग संपन्न हैं, जी वो सब अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में उसका जी दाखिला एडमिशन कराते हैं। जो हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार से जो आते हैं, किसान मजदूर जी परिवार से जो ताल्लुक़ रखते हैं छात्र, उनके लिए एक तो फीस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे नौजवानों को पढ़ने में आसानी हो, घर वालों पे भी ज़्यादा भार ना पड़े। तो महंगाई का ज़माना है, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए की आज ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी का MBBS अगर किसी को करना है तो किसान को सोचना पड़ता है कि उसको अपनी 10 बीघा, 5 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा ज़मीन बेच करके अपने बच्चे को तब वो MBBS डॉक्टर बनाता है। सर ये जो महंगाई वर्ड लिया आपने यूज किया है अभी, जी महंगाई को भी कम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? सरकार के पास पॉलिसीज होती हैं, जी तो सरकार अपनी पॉलिसी लाए। अभी जैसे समाजवादी पार्टी की हमारी सरकार बनेगी तो हमारा प्रयास रहेगा और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनसे निवेदन भी करेंगे, उनको सुझाव भी देंगे। और हमारे नेता इस पक्ष में रहते भी हैं,
वो जमीनी स्तर के नेता हैं अखिलेश यादव जी। जी। वो इतने बड़े एक प्रदेश के मुखिया होने के बावजूद भी अपने गांव से उनका जुड़ाव आज भी वैसे ही है जैसा वो बचपन में रहता था। अपने गांव में आना जाना, तो उनको बेसिक जो समस्याएं होती है एक आम नागरिक की, तो उनको सब मालूम है। तो सर, एक आम नागरिक की जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी है बेरोजगारी, बिल्कुल जो आपने अभी बताई। स्वास्थ्य के बिल्कुल जो सेंटर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं हो पाती है उनको फैसिलिटीज। बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस स्वास्थ्य सेवाएं तो इनमें सुधार होना भी चाहिए, क्योंकि गरीब कहीं 10 लाख 5 लाख या 1 लाख रुपया दे करके अपना इलाज नहीं करा सकता। आज उत्तर प्रदेश में चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में बदहाली है, जी। क्योंकि आप देखेंगे कि सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें कई कुत्ते घूम रहे हैं, हम्म। कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और जनता की जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि जनता ने चुन के भेजा है। तो जनता को जब मौका मिले तो जनता को बहुत सोच और समझ कर वोट देने की जरूरत सर, एक पॉइंट आता है महिलाओं का। है। बिल्कुल। आपके अकॉर्डिंग महिलाओं की सुरक्षा क्या अभी 100% हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप कैसे उसमें सुधार करना चाहेंगे एज अ समाजवादी नेता? पार्टी की जब सरकार थी जी। तो हमारे नेता और उस टाइम के मुख्यमंत्री जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जी। वुमेन की सुरक्षा को देखते हुए एक 1090 एक नंबर उन्होंने लॉन्च किया था, जी। जिससे अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी कहीं राह चलती है हमारी बहन को, हमारी बेटी को अगर कोई परेशान करता है तो उसके डायल करते तुरंत उस पर एक्शन होता था। तो अखिलेश यादव जी हमेशा से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत संजीदगी से उन्होंने काम किया है और आगे मौका मिलेगा तो फिर से काम करेंगे। क्या ऐसे कोई प्लान्स हैं कि आगे भी आप महिलाओं की भागीदारी को मद्देनजर रखते हुए कार्यस्थल में जगह देंगे? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं को, समाजवादी पार्टी ने हमेशा मौका दिया है आगे आने का। जी। अभी हमारी पार्टी की सांसद और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक आदरणीय डिम्पल यादव जी इसका जीता जागता उदाहरण है। जी। वो महिलाओं की, आदि आबादी की बुलंद आवाज़ है और महिलाओं को जोड़ने का और उनको आगे बढ़ाने का आदरणीय डिम्पल यादव जी ने हमेशा से काम किया है। सर, प्रदूषण के बारे में क्या कहेंगे आप अपने एरिया के बारे में? लेकिन यूपी में अगर हम बात करें तो उसमें इतना डेवलपमेंट तो है नहीं। बिल्कुल। अगर ओवरऑल हम बात करें तो आपने जो भी जितने भी आपने यहाँ पे पॉइंट्स कहे हैं, अभी अभी देखिए इलेक्शंस भी होने वाले हैं विधानसभा के, तो उसमें आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई और देखिए, भी पॉइंट्स समाजवादी हैं? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है। जी। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य जो समस्या है, प्रमुख समस्या है, वो एक तो गन्ना जो किसान है हमारा, उसके पेमेंट की समस्या है। जी सर, बिल्कुल है। हमारे जो किसान, मैं खुद किसान परिवार से आता हूँ, तो ये सब चीज़ें हमने भी देखी है। हमारा मिल जब चलता है जी, उसके बाद गन्ना हमारा मिल में पड़ जाता है, 1-1 साल तक हम देखते उसकी रहते पेमेंट हैं नहीं होती है। वो उठाकर के पेमेंट कब आएगी कब आएगी, तो 1-1 साल तक पेमेंट लटकी रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि खेत किसान का गन्ना जाने के बाद मिल के 24 घंटे के अंदर पेमेंट उसका हो जाएगा। ये हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा। दूसरी चीज़, 300 यूनिट बिजली फ्री रहेगी, ओके। वो चाहे कोई भी हो। और 300 यूनिट बिजली में आप अगर घर के जो ज़रूरत के सामान है, इलेक्ट्रिक जो भी आपके उपकरण है, वो कुछ भी चला सकते हैं, तो उसमें 300 यूनिट से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तीसरा इसमें है महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना, ये समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है। और इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक घोषणा की है, गन्ना किसान का जो रेट है गन्ने का, वो 400 से बढ़ाकर 450 रुपये कर दिया जाएगा और उसको पेमेंट 24 घंटे बाद पेमेंट आ जाएगी। ओके। तो ये बड़ा एक डिसीजन है और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है गन्ना। जी। ओके सर, आपने पार्टी के बारे में बता दिया, उन्होंने जो भी घोषणाएं की हैं। आपकी खुद की पर्सनल क्या तैयारियां हैं इन चुनाव को लेकर आगे? देखिए मैडम, मेरी विधानसभा पड़ती है बुढ़ाना। ओके। मैं संगठन का नेता हूँ, ओके। कार्यकर्ता हूँ पार्टी जी। के संगठन का। जी। तो
मैं कैडर का भी कार्य करता हूँ, हम्म। आदरणीय अखिलेश यादव जी का कार्य करता हूँ। जी। और चुनाव लड़ने की इच्छा तो सबकी होती है, जी सर। मेरी भी इच्छा है। मेरे नेता का अगर आदेश होगा तो चुनाव लड़ूंगा 2027 में। जी। और तैयारी अपनी चली रही है, तैयारी कर रहे हैं, अपना ग्राउंड लेवल पे तैयारियां हैं। और हमारी और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी भी बनती है कि जमीन पर जाकर काम करें और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाने का काम करें। तो यही है, अपना तैयारी चल रही है। जी। क्या क्या सरकार तैयारी चल रही है सर आपकी? में लोगों के बीच में जा रहे, ओके। उनकी समस्याएं, सुनना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जी। आज चाहे वो नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, दलित हो, पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तमाम लोग परेशान हैं, व्यापारी लोग परेशान हैं। सर तो ऐसे। यही समस्याएं हैं और जी। लोग बदलाव चाहते हैं। 2027 में लोग बदलाव चाहते हैं, जी। तो बदलाव होगा। जनता के बीच जा रहे हैं तो लग रहा है कि बदलाव तो होना है। जब आप जनता के बीच में जाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जाते हैं, तो ऐसा होता है कि आक्रामक हो जाते हैं लोग, लाइक पार्टी के बारे में सुन के। जैसे आपने अभी बताया कि जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से लोग ज़्यादा खुश नहीं हैं। बिल्कुल। तो ऐसे पॉइंट्स आपको बताते हुए कभी ऐसा लगता है कि लोग आप पर भी ट्रस्ट करना नहीं चाहते उनके चलते? ऐसा कभी हुआ है? मैम, होता है, लेकिन मैं जैसे क्षेत्र में जाता हूँ, समाजवादी पार्टी को लेकर जी। लोगों में उत्साह है और एक उम्मीद है। लोग आज मुंह उठाकर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। और जो पहले खुशहाली थी उत्तर प्रदेश में, जी। वो चाहे महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन योजना हो, चाहे कन्या विद्याधन योजना हो हमारी, चाहे लैपटॉप वितरण का हो, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो डायरेक्टली जनता को फायदा पहुंचाती थी। इस भारतीय जनता पार्टी ने जी। वोट लेने के लिए जनता को सुनहरे सुनहरे सपने दिखाए। संजोए दिखाए और उसके बाद जनता से मुंह फेर लिया। तो समाजवादी पार्टी के लिए लोगों में उत्साह है और एक उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में और फिर से खुशहाली लौटेगी। किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, सबके लिए खुशहाली आएगी। समाजवादी पार्टी आएगी और खुशहाली लेकर आएगी। तो मैंने तो सुना है कि अभी भी इनके कार्यकाल में भी लेडीज के लिए मतलब योजनाएं हैं बहुत सारी, जिसके मद्देनजर उनको पैसे भी दिए जाते हैं, बैंक में आते हैं, ऐसा कुछ? भारतीय जनता पार्टी जी। केवल दिखावे का काम करती है। ओके। भारतीय जनता पार्टी ने 2 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया था। हाँ जी। मुझे तो नहीं लगता, शायद आपको जानकारी होगी कि रोजगार मिले हो तो आप मुझे बता दें। नहीं सर, अभी तो नहीं मिले हैं वो। भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ परोसने की काम करती है। इसके अलावा उनके पास प्रोपेगेंडा चलाने का काम करती है, तो भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। मेरा जो छात्र जीवन रहा है जी। वो सब उसमें, चाहे जाट हो, दलित हो, गुर्जर हो, चाहे ओबीसी वर्ग के हमारे साथी रहे, वो सब के बीच हमारा जीवन गुजरा, यहाँ तक पहुँचे हैं। सब लोगों से संबंध भी अच्छे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक नफरत का बीज बोया था और 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में जी। समाजवादी पार्टी ने उस बीज को उखाड़ फेंकने का, उनके जो पेड़ उन्होंने उगाया था उसको उखाड़ फेंकने का काम किया है। और देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। जनता ने भरोसा किया है समाजवादी पार्टी के ऊपर, आदरणीय अखिलेश यादव जी के ऊपर। समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को जिताकर सदन में भेजने का काम किया है और मुझे उम्मीद है 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। चलिए सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में ये समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराए। पुराना विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के लोगों के लिए, जहाँ से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से आपका कैसा जुड़ाव है, या फिर उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बुढ़ाना मेरी जन्मभूमि भी है और मेरी कर्म भूमि भी है। बुढ़ाना के लोगों ने मुझे हमेशा से
बचपन से लेकर और आज तक हमेशा प्यार दिया है। आज भी जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, अपने लोगों से मिलता हूँ, तो लोग बड़े उत्साह के साथ, वो चाहे बुजुर्ग हो, हमारे नौजवान साथी हो, सभी लोग बड़े उत्साह के साथ मिलते हैं और एक ही भरोसा दिलाते हैं कि आप संघर्ष करो, हम हमेशा आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करो। तो मेरा उनके लिए केवल एक ही संदेश है कि वो मेरा बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है, मेरा घर है और रात और दिन 24 घंटे जब भी मेरे लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा हमेशा। जिस वक्त वो कहेंगे, उनका सेवक उनके बीच पहुँच जाएगा। जनता ने मौका दिया, ईश्वर ने, अल्लाह ने अगर चाहा तो उनका प्रतिनिधित्व अगर करने का मौका मिला तो बहुत सही ढंग से और एक नौजवान को जैसे करना चाहिए, अपने नौजवान साथियों को लेकर, उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह साथ में लेकर, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र की खिदमत करेंगे और अपने क्षेत्र में खुशहाली लाने का काम करेंगे। व्यूअर्स, मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे नेता हैं समाजवादी पार्टी के, इनका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ग्राउंड लेवल से हम स्टार्ट करें। बिल्कुल। अपने फार्मर्स को, अपने किसान को अगर हम ऊपर उठा सके, तभी हमारी जो बाकी जनता है वो भी सुख या खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पाएगी। धन्यवाद सर आपका हमारे शो में आने के लिए, और ऐसे ही बने रहिएगा, आगे भी हम आपको बुलाएंगे सर अपने शो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।